Over the years, fashion has become for the elite, for the common person, for the masses, very affordable price. जीत इंडियन पब्लिक की हुई कि फैशन हर जगह फैल गया, पर अब डिजाइन इन इंडिया का टाइम आ गया है. To me, made in India brand is what it's all about. I think I like to feel that we are alchemists. We are curators. So India has it as far as form is concerned, and a lot of talent and craftsmen exist here. I want India to be known also as a luxury destination for product. तो इंडिया की यूएसपी क्या है? जब हम बनारस के साथ इन्वॉल्व हुए तो पता चलने लग गया कि ये सिल्क की और वीवर की और टेक्सटाइल के लिए डिजाइनर काम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो हमें और ज्यादा खुशी हुई और उनकी जिंदगियां बदलने लगी. और उनकी बहुत ज्यादा उसमें चेंज आया वहां पर. जब गुजरात खादी बोर्ड ने पीएम मोदी को लिखा कि हम ये कर रहे हैं, तो हमने सोचा यार अब तो फेल हो जाएगा काम. पर वहां से हमें लेटर आया. किससे? पीएम मोदी से. Okay. उनका लेटर आया, क्लियरली लिखा हुआ था कि मैं बहुत खुश हूं कि आप ये कर रहे हैं और आप खादी को आप ये फैशन की तरह ले जा रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ स्टेटमेंट सेइंग खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन. फैशन डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक अनदर बहुत इंटरेस्टिंग. तो ये तो हो रहा है आजकल. डेनमार्क की जो क्वीन आई थी, उनको मोदी जी ने रोगन की एक चीज, रोगन एक टेक्सटाइल की एक स्पेशल क्राफ्ट है, उसकी चीज दी गई. तो ताकि क्योंकि वो गुजरात की चीज को वो प्रमोट हुआ. जो आदमी मेरे लिए ये जैकेट बनाई है, ये मैंने संभाल के रखी है, क्योंकि वो ही आदमी वहाँ गुजरात में मोदी जी के लिए भी कुछ चीजें बनाते थे. जब बाल ज्यादा सफेद हो जाएं तो वो जूरी में रखते हैं, मेंटर बना देते हैं, एडवाइजर कर देते हैं. तो मैं तीनों काम बहुत खुशी से करता हूँ. मतलब मेरा स्कोप है. आप अभी बहुत यंग है. सो प्लीज मिस्टर शरद, डू नॉट thrust on me and say that I will be a good broadcaster, because nobody can be better than you are. Okay, this one is going to be tough. Amitabh Bachchan's bell bottoms या Rajesh Khanna's guru kurtas? Which era are you talking about now? We are now in the 70s, the cool 70s. To the young viewers of this podcast, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली बात तो पूरी पॉडकास्ट देखें, बिकॉज बात ये है उसमें मैंने बहुत चीजें ऐसी बताई हैं जिसमें उनको कुछ समझ आएगी कि भाई अगर आप एक इफ यू आर रीचिंग अ लेवल, तो आपने कहाँ से शुरुआत करी है. लेट मी हैव आवर इंडियन चाय. यस. आज का जो हमारा जीडीपी पॉडकास्ट है, इट्स गोना बी कूल. एक्चुअली आई स्टैंड करेक्टेड, इट्स गोना बी सुपर कूल. क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स, फैशन, वो कूल बन जाता है. हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की चीजों को कूल बनाना उनकी लाइफ का पर्पस है. प्लीज वेलकम द मोस्ट रिस्पेक्टेड अथॉरिटी इन टेक्सटाइल एंड फैशन, द चेयरमैन ऑफ फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड philanthropist, Dr. Sunil Sethi. Sunil ji, welcome to the GDP podcast. थैंक यू वेरी मच. मैंने 2-3 दिन पहले कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर की इतनी तारीफ हुई इंट्रोडक्शन में कि वो रोने लग गए. तो मुझे लग रहा है कि आपने इतने मेरे बारे में अच्छी चीज़ें बोली हैं, पर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ. ये पॉडकास्ट के जो लिसनर्स है, जब वो सुनेंगे आपकी कहानी, तो उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो बात मैंने कही है ये सब सत्य है. एंड टू बिगिन विद, जो कूलनेस की मैंने बात कही, आपके इस एरिया में हर चीज के पीछे एक कहानी सी दिखती है. तो ये जो कुर्सियों के पीछे की कहानी क्या है, जो हमारे पॉडकास्ट की जो कुर्सियां हैं? ये कुर्सियां हमारे एक फैशन जगत के जो स्टाइलिस्ट हैं, जो सेट बनाते हैं, वो इतना अच्छा सेट का काम करते हैं कि उन्होंने एक नई प्रोडक्शन करी.
तो हमारा काम क्या है कि सेट बनाने वालों को भी जब क्राफ्ट का लगा तो इट इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल लॉग। अच्छा, कई चीजें इसमें सिंगल लॉग की बनी हुई है और वो उन्होंने लॉग से बनाई। तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि सबसे पहले मैंने उनके लिए एक एग्जीबिशन करी यहाँ। ऑब्वियसली आई हैव अ लार्ज स्पेस ज़्यादा है तो कई लोग यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं और मैं बहुत खुशी से ये स्पेस देता हूँ। जिसको भी स्पेस चाहिए आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव दैट। एंड ऑब्वियसली वी डिड अ वेरी गुड सेल, उनकी बहुत अच्छी सेल हुई और ये 2 कुर्सियाँ मैंने अपने लिए खरीदी। तो सचमुच सुपर कूल है। और उसके बाद आपको बताऊं जो ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ, सबसे कम नोटिस हुआ ये कारपेट। हाँ, अगर आप ये कारपेट पे कुछ डालेंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें भी कैंचियाँ हैं। वो ही हुनर है। ये कैंचियां हैं, ये कैंचियां और हमारे मैनिक्विन बने हुए हैं। हाँ, तो कैंची और मैनिक्विन ये मेरे एक फैशन डिजाइनर ने बनाए हैं। ये उन्होंने बनाए हैं तो मुझे बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे अपना डिज़ाइन दिया और मैंने बना दिया। आप जो पीछे देख रहे हैं ये सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए नहीं बनी चीज़ें, पर ये जो देख रहे हैं मैं मेरी फैमिली 1926 में मेरे ग्रैंडफादर दिल्ली में आए 1926। His father was in the police services under the British and a very senior personnel, but my grandfather was a freedom fighter. वो कॉलेज में वो बहुत इंडिपेंडेंस के लिए जज्बा था। जाते थे, जज्बा था। तो उन्होंने बोला गया, अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये आपका क्या कर रहे हैं लड़के, तो ये तो हमें इनको पकड़ना पड़ेगा। तो वो भाग के दिल्ली आ गए 1926 के। 1926 he came here and settled down, and that time Old Delhi was the New Delhi, Old Delhi was the Lutyens, it was everything in 1926. And then this is the area of Chandni Chowk. All our shops that he started were near this area, near the railway station area, and Chandni Chowk was the hub. एंड दिस एंटायर, ये भी मेरे एक डिज़ाइनर थे हैं, और वो इतने क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं कि ये हमने उनको बोला कि आप जाइए और चांदनी चौक का, क्योंकि वो हर इंडियन फैशन डिज़ाइनर, इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइनर, इंडियन क्राफ्ट डिज़ाइनर वो आर्टिस्ट होते हैं। तो उनमें ऐसा हुनर है, पर सिर्फ वो रिकग्नाइज्ड फैशन डिज़ाइनर बोलते हैं, पर मेरे लिए वो आर्टिस्ट हैं। और ये वैसे ही मेरे फैशन डिज़ाइनर ने, जिन्होंने चांदनी चौक को कैप्चर करा, वहाँ की दुकानों का सीन, वहाँ के परोठे वाली गली, वहाँ जितनी मिठाई की दुकानें हैं, टेक्सटाइल की दुकानें हैं, तो आई होल्ड इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड। सचमुच मेरे लिए ये चीज़ें कूल हैं। और कहते हैं कि ब्लैक और वाइट फैशन में रहता है, तो मेरे हिसाब से आपने सब फैशन में ही किया है। क्या बात है, फैंटास्टिक। अच्छा, एक चीज़ जो जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जब मैं आपकी लाइफ देखता हूँ तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स और फैशन आपकी लाइफ को डिफाइन करती है। तो ये शुरू से ही आपको पता था आपकी कॉलिंग है, या ठोकर खा के ठाकुर बने? बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। मैं बिल्कुल आई वॉज लॉस्ट। बट मेरे फैमिली बिजनेस तो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था। अच्छा, हमारी वर्कशॉप्स थी, हम बहुत बड़ी एक कंपनी है इंडिया की, तो उसको रिप्रेजेंट करते थे तब से। और मुझे ये पिताजी का बिजनेस था? ये मेरे फादर का बिजनेस था। मेरे ग्रैंडफादर पहले थे, वो जाकर HMV की नीडल्स लाए थे जो ग्रामोफोन में लगती थी। तो शुरू से ही कुछ नई करने का उनका वो था। तो मेरे फादर का बिजनेस ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का था और हमारी वर्कशॉप थी। अच्छा, तो मैं वहाँ गया, आई हैड एजुकेशन in an English medium school, so I was lucky that the St. Stephen's? No, St. Xavier, St. Xavier. St. Francis Xavier. तो मैं उस स्कूल में पढ़ा। उसके बाद not on sports quota but on the basis of merit, it was not as difficult as 99.9%, but I made it to Sri Ram College of Commerce. Even then only the
the holders, you know, who had more than 75% or a big percentage could make it there. I was lucky to be part of Sri और Ram अच्छे College of स्टूडेंट थे आप. Commerce. You were a good student. Well, when I think, you know, I was not the topper, but I was a good student. I fared very well. But college had its own things. When you reach college, there was so much freedom that I started to get into dramatics, debating, and sports immediately. So my senior was Arun Jaitley, and he was the best debater and orator of the Delhi University. Fortunately, he needed a junior with him. Two people made a team, and we won all the competitions thanks to him. Wow. But I was part of the only two-man army who used to go there for the English debating. मैं ड्रामेटिक्स करता था, तो आज के जो विलन हैं गुलशन ग्रोवर, मैं उनके साथ इंटर कॉलेज डिबेटिंग में ड्रामेटिक्स में जाते थे. टेलीविजन का एक ही प्रोग्राम होता था, दूरदर्शन, और हम दूरदर्शन में भी फ्रॉम आवर कॉलेज जाते थे. ऑल इंडिया रेडियो, तब उनका ऑल इंडिया रेडियो में भी जाके हम, आपकी तरह तो इतने अच्छे हम वीजे और ये नहीं थे, पर हम जाकर ऑलरेडी वहाँ पर भी हम जाते थे. तो उसके बाद स्पोर्ट्स में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, और मुझे पता है आपको भी बहुत शौक है. मैंने देखा है आप सारा टाइम बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं वो आपके उसमें आते हैं पॉडकास्ट में. सो आई वॉज इन द कॉलेज टीम, ऑफ कोर्स आई प्लेड एवरी स्पोर्ट. तो अच्छा क्या लगा कि स्कूल में जो सीखे, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं हरफन मौला था, बट आई वॉज नॉट अ स्पेशलिस्ट इन एनी. सो व्हेन यू फिनिश कॉलेज, तो आपको समझ नहीं आती क्या करो. आप स्पोर्ट्स, आप इन चीज़ों में जा नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं, यू हैव नॉट एक्सेल्ड इन एनीथिंग, बट यू आर गुड इन एवरीथिंग. सो आई सैट इन माई फैमिली बिजनेस, पर मुझे लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी. But I learned all the ropes. I learned how to be ethical. I learned how to be hardworking. I learned discipline about reaching at 8:30 in the morning and leaving at 6 o'clock as my Father with my father, you know, his timing. So I learned you should be transparent and truthful. A lot of the qualities I've derived only from my father. So my only guru in life was his teaching. And he's 97 years old, पर मैं अभी भी उनकी बात, वो मेरी बात समझते हैं और मैं उनकी समझता हूं, तो कोई जनरेशन गैप नहीं है. Beautiful. पर उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुछ भी करो, आई विल होल्ड द फोर्ट फॉर यू. अगर आप नहीं सक्सेसफुल होते तो आप वापस आ जाइए. तो मैंने एक्सपोर्ट की तरह मैंने अपने बैग पकड़े. अच्छा. बैगों में मैंने जितने सैंपल यहाँ एक्सपोर्ट के थे सब भर लिए. अच्छा. 26-20 किलो, जितना किलो अलाउड होता था पूरे बैग भर. क्या एज होगी आपकी? मैं उस टाइम 20-21 साल का था जब कॉलेज खत्म हुआ. क्या बात है. 1976 जब कॉलेज खत्म हुआ, मैंने एकदम अपना बैग लिए, सारे एक्सपोर्ट के, कोई टी शर्ट ली, कोई माला ली, कोई पीकॉक फेदर की चीज़ें ली, कोई डेकोरेटिव चीज़ें ली, और मैं चला गया वहाँ. अब मैं अपॉइंटमेंट लेनी बहुत मुश्किल होती थी, तो मैं जिसके जाता था. और कहाँ पहुंचे आप? मैं पहले कनाडा पहुंचा, क्योंकि वहाँ मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स हो रही थी. अच्छा. मेरे एक अफ्रीका के एक मेरे अंकल थे, वो शेफ डी मिशन थे वहाँ. तो मुझे वहाँ पर जब ओलंपिक्स हो रही थी तो 15 दिन वहाँ पर रहने का मौका मिला. वो मैं 2-3 दिन ही रह चुका, क्योंकि कुछ रीजन से अफ्रीकन नेशंस ने उसको बॉयकॉट कर दिया. तो मेरे पास, मैं खाली था, मेरे पास सामान था, तो मैं हर जगह जाता था वहाँ, और पूरे कनाडा में पूछता था कि क्या आपको, मैं दुकान देखता था, लेदर की जैकेट हुई तो मैं लेदर का सामान लेके चले जाता था, कोई ज्वेलरी की चीज़ हुई तो वहाँ चले जाता था. बात ये है, मैंने एक बात समझी, मुझे ऑर्डर तो मिल गया 10,000 टी शर्ट का, पर वो 10,000 टी शर्ट जब मैं इंडिया आया तो उस पर कोटा था, और इंडियन गवर्नमेंट इतनी उसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि मेरे पास ऑर्डर था पर मैं माल भेज नहीं पाया. सो आई स्टार्टेड विथ फेलियर. आई ऑल्सो स्टार्टेड विथ फेलियर कि मैं जिसको भी कुछ चीज़ दिखाता था, वो बोलते थे, हैव यू ट्रैवल 10,000 माइल्स ओनली टू शो अस दिस? क्योंकि हम हिंदुस्तानी उस समय सोचते थे
ये आउटडेटेड चीजें जो हम अपने ड्राइंग रूम में लगाते थे, हम सोचते थे सब लोगों को वही चाहिए। ये तो बाद में हम ठोकर खा खा के सीखे कि इंडिया का यूएसपी क्या है। हाँ, और जब मुझे वो बात पता चली तो देन आई बिकेम अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम। तो इंडिया की यूएसपी क्या है? इंडिया की यूएसपी, सबसे पहले मैं एक ठोकर की और बात कर दूं। मॉरिशस में बहुत ज्यादा इंडियंस हैं। तो एक चीज होती थी उस जमाने में, जब पहले 60s में एक वेस्टर्न भी शुरू करते थे। इंडिया की लेडीज यहाँ पर एक चीज जिसको पूफ कहते हैं जी। या बन लगाते हैं, वो ह्यूमन हेयर के होते थे। तो उसको यहाँ पर वो बनते थे, उस पे स्प्रे लगाते थे और वो बाहर, मतलब वो मॉरिशस में मिलते नहीं थे। अच्छा। तो मेरे एक वहां पर जानने वाले थे, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहाँ पता नहीं था तब जमुना पार में, आप यकीन मानिए, मुझे अपना स्कूटर, मैं बोट में गया और उसके मैन्युफैक्चर को ढूंढा। तो पहली चीज याद रखने वाली ये है कि आपको बिल्कुल राइट कांटेक्ट तक जाना चाहिए। आपको ट्रेडर की जगह पहले वहां जाइए। मैं गया, मैंने वो ऑर्डर पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, पर वो इतनी देर शिप पे रहा कि उसके बन और पूफ का जो स्टार्च था ऊपर जो लगा था स्प्रे, वो फुस हो गए। ओह। तो मुझे पेमेंट ही नहीं मिली अपनी। तो मेरा फिर फेलियर हो गया एक, तो 2 फेलियर हो गए। 2 फेलियर हो गए। अब क्या करें? तो मैंने ये देखा कि मैं विदेश जाकर, अमेरिका जाकर, वहां पर 2-3 चीजें, क्रिसमस बहुत चलती थी, तो क्रिसमस की ब्रास की आइटम चलती थी, डेकोरेटिव की, क्रिसमस की स्टॉकिंग्स चलती थी, स्टॉकिंग ट्री होल्डर चलते थे। तो मैंने देखा कि हमारी यूएसपी क्या है, हमारे पास क्यों आ रहे हैं वो। हमारे पास आ रहे थे एम्ब्रॉयडरी के लिए, हमारे पास आ रहे थे डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन हमने उनके मतलब की करी, पर करी अपने आर्टिजन से, जो वो लोग नहीं कर पाते थे। तो इंडिया की यूएसपी आप पूछना चाहते हो, तो आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले और आज भी, द मोस्ट रेलिवेंट थिंग इज आर यूएसपी इज आर क्राफ्ट, आर यूएसपी इज आर हैंडलूम, आर यूएसपी आर एबिलिटी टू डू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उनके यहाँ इतने फोटो भेजें, कुछ करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंडिया के इतना अच्छा है, बिकॉज वी आर स्टिल हंग्री। और जब हंगर होती है तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो। तो जितना मर्जी टाइम लगे, जितनी क्वांटिटी कम हो, शुरुआत तो वो कहते हैं कि बेबी स्टेप से ही होती है। तो माय बेबी स्टेप्स वर बिलोंगिंग टू ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने दरियां जो वीव करते थे उनसे दरियां बनवाई, जो मुरादाबाद में ब्रास बनता था उनसे ब्रास की चीज़ें बनवाई, जो खुर्जा में पॉटरी करते थे वो करी। तो मैंने, क्या बोलते हैं कि बहुत पापड़ बेले। तो इंग्लिश में कहावत है दैट यू हैव टू किस अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स टू फाइंड योर प्रिंस। So I really had to do all that, and finally I was able to manage to see my USP, which remained always in the field of handloom and handicraft. That became, and fashion was nowhere on the scene. मुझे फैशन तो मेरी जर्नी में सिर्फ 17 साल पुराना है, अच्छा। बस सिर्फ 17 और साल। वो जर्नी कैसे शुरू हुई? जब एक्सपोर्ट में आपको एक, आई मेड अ मार्क फॉर माई सेल्फ इन एक्सपोर्ट। तो जब मैं इतनी चीज़ें भेजता था तो मैं बाहर की काफ़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करने लग गया। मेरी कंपनी का पहले नाम मर्चेंट्स इंडिया होता था, तो मैं मर्चेंट था, तरह जगह जगह से लेता था। जी। फिर मैंने नाम रखा अलायंस मर्चेंडाइजिंग। ये 2000 ये 1988 में नाम रखा मैंने, और 1988 में स्टार्ट करा ये काम। तो अलायंस का मतलब होता है जब 2 हाथ जुड़ते हैं, वो अलायंस हो जाती है। तो मैंने बाहर के बड़े बड़े कंट्री ये देखा कि दे वांट टू सोर्स फ्रॉम इंडिया। तब इतना ना तो ई कॉमर्स होती थी, ना डिजिटाइजेशन आती थी। तो आई बिकेम अ बाइंग एजेंट। तो मैं उन लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट करने लग गया।
रिप्रेजेंटेशन में आप हैरान होंगे कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज इंडिया आने लग गई। मैंने अपना आज तक कभी प्रोफाइल भी नहीं बनाया था, बट वर्ड ऑफ माउथ से मेरे को पहले इंग्लैंड की एक कंपनी मिली, पहले इटली की कंपनी मिली, कॉइन डिपार्टमेंटल स्टोर थे। वो ढूंढते ढूंढते मुझे एक हैबिटेट मिला, मेरी एक स्टोर मिला हैबिटेट लंदन में। उसके बाद 70 कंपनीज मिली, जिसमें कि अरमानी काजा, जिसमें कि सेल्फ्रिजेस, क्रेट एंड बैरल, एंथ्रोपोलॉजी, आप मित्सुबिशी जापान, हर कंट्री का एक एक दो दो स्टोर मिले। तो मैं फैशन में कैसे पढ़ा कि सेल्फ्रिजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया है। उन्होंने बोला कि कितनी एनर्जी है इंडिया में, आई डिडंट नो, सो लेट्स डू समथिंग इन लंदन एंड वी विल कॉल इट द इंडिया प्रमोशन, बट सिंस बॉलीवुड is the flavor of the season, we'll call it the Bollywood promotion, but frankly it's about and it India. was like an event. That was It's an event. That event was for 1 year. And during that time, they said, fashion we had to do. So we had to do craft, handloom, we had to do art. I was familiar with everything, and I had many of my suppliers who were doing everything. Fashion was not my beat. So I went and had a meeting at the Oberoi Hotel here, and I invited the designers, saying, because my customer was Selfridges of England, it was a very big name. So that attracted the designers. Attracted the designers to come for a meeting, and frankly, everybody was interested because till that time, nobody was selling in their own brand. अच्छा. When I started and gave the first order, मेरी पहले कंडीशन थी कि भाई मेरे डिजाइनर का नाम उस शर्ट के पीछे जाएगा। अच्छा. जो भी डिजाइनर हो, तब उन्होंने तक कहा, हिंदुस्तान ये तो में होगा ही होगा। तो हिंदुस्तान में ये ट्रेंड नहीं था तब। हिंदुस्तान में इंडिया में बेचने का ट्रेंड था, पर बाहर जब जाते थे इसको कहते थे, दे यूज्ड टू कैरी देयर सूटकेसेस. So in the suitcases, like I did many years ago, fashion was doing that and selling to the Indian diaspora there. That time care instruction नहीं होती थी, पर मुझे तो एक्सपोर्ट का इतना एक्सपीरियंस था तब तक मेरी जर्नी एक्सपोर्ट में 10-15 साल की हो गई थी। तो हमें केयर इंस्ट्रक्शन डालनी थी। किसी डिज़ाइनर को तब ये नहीं पता था कि ये 40 डिग्रीज में हैंड वॉश कर सकते हैं, इसको ड्राई क्लीन करना है। किसी को कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई नहीं लिखता था। तो मैंने प्राउडली ये बोल सकता हूं कि मैंने मेड इन इंडिया का कंट्री ऑफ ओरिजिन, कुछ तो उस कंट्री की भी रिक्वायरमेंट थी कंट्री ऑफ, पर कई जगह जहां नहीं भी चाहिए था, आई मेड इट अ पॉइंट टू ऑलवेज से मेड इन इंडिया, बिकॉज दैट इज एक्चुअली I wanted to tell the people that we are no longer, my fashion designer, my textile, my crafts people were luxury. They are not people that you had. India was no longer the country for snake charmers. Absolutely. I mean, it wasn't only cattle going around everywhere. It wasn't just about Madras check, which started much before this, and it was called the bleeding Madras. Because our fabric was bleeding. The colors would bleed, and they said, fine, they lived with it. But now our designers and our craftsmen, our handloom, were at the level where we could compete with the best. Compete with, there weren't too many countries with making handloom and not too many people who were as trained craftsmen. There were many designers all over the world, but my designers had formal education. My designers knew the craft very well. And they used to, the USP was our textile, and they would take the textile and develop them into, whatever apparel was required. But the main thing what I started was, this is how I got into fashion. When I took them there, I was not associated with FDCI. But they saw that the world's best, a Suzy Menkes, who is known as the fashion diva of the world at that time and even today, was there to check out their creations. Whether it was BBC or Channel 4, whichever the best people were there. Magazines came to India to interview people over here. So everybody saw the level at,
I want to digress a little, but we also had Hrithik Roshan who walked the ramp there. We had Amitabh Bachchan who launched Boom Shakalaka Boom as a song there. We made a house for Dimple Kapadia. A full house, how a star lives. Wow. At Selfridges, about 2,000 square feet of space. And Dimple was sitting on a silver jhula with queues of people coming for autographs. So it became so all the show windows. I always possess an ambassador car, but it didn't make the Euro transmission at that time. So we took a Royal Enfield. Acha. And the Royal Enfield was in the show window of Selfridges. We took a Taj Mahal and put it there for tourism. There was a set designer from Mumbai. He made a Ganesh ji with his four hands moving like with a laddu in the hand. So the show windows all said India, India, India. And all the floors were only selling streetwear of India. The things that masses wanted, they were selling couture, they were selling bridal. I was not aware, but we started to sell in the year 2000. We sold khadi from Rohit Bal and Rajesh Pratap were selling khadi over there, which was a little known fabric. We were selling bandgalas. I took 17 designers and all of them went there at their own cost. So I kind of became somebody who was making inroads in the West. And after 7 years of that, when an occasion rose, they finally called me for a meeting, and it was a surprise that the board appointed me as an honorary president. And now it's been 16, 17 years since Yes, you've been associated. don't talk about it because I am embarrassed when somebody says this. But बात ये है कि किसी नई चीज को जब आप शुरुआत करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है. पहली बार जब मैं प्रेसिडेंट बना तो 3 ही क्वेश्चन आते थे. 3 क्वेश्चन मीडिया पूछता था, बोलता था कि भाई फैशन इज ओनली फॉर द एलीट, इज नॉट फॉर द मैसेस, तो आप क्यों ये प्रमोट कर रहे हैं. तो अब वो क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि ओवर द इयर्स इट मे साउंड अ लॉट ऑफ इयर्स, बट ओवर द इयर्स फैशन हैज बिकम फॉर द एलीट, for the common person, for the masses, because you go to any A city, B town, you will find multi-designer stores. You will find lots of stuff selling for very affordable price, because हमारे डिज़ाइनर ऐसे आ गए जिन्होंने, जो जूनियर थे, जो एमर्जिंग थे, हर जने ने हर स्ट्रेटा के लिए कपड़े बनाए. तो इससे क्या हुआ, जीत तो इंडियन डिजाइनर की हुई, पर जीत इंडियन पब्लिक की हुई कि फैशन हर जगह फैल गया. 2008 में ऐसा काम नहीं था. दूसरा क्वेश्चन सब पूछते थे कि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं कोई देता, क्योंकि जापान में, इटली में, फ्रांस में द इंडस्ट्री यूज्ड टू हेल्प देम, द बिग कॉर्पोरेट्स यूज्ड टू हेल्प. अब देखिए, अब हमारे 15-12 डिजाइनर्स को सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद लिया. आज मैं रिलायंस ब्रांड से काम करता हूँ, मुझे पता है कि भाई कितना उन्होंने सपोर्ट करा है. So I'm very happy about this, that they have been supported by corporates. The third question was, where is the government of India? अरे क्या करूं, मैं तो पेपर में न्यूज देखता था. The Queen of England went to Leicester, where there is an Indian population, and saw an Indian designer and stopped at that booth for a while to discuss. But for us, getting anybody from the government was unthinkable. Nobody wanted to touch us with a pole. Why? Because fashion was only considered glamorous. Nobody understood that fashion is made out of textile, out of handloom. There are tech artisans who are weaving it. Nobody gave us the time of the day at that time. And look how things have changed. क्या चेंज आया? Well, इतना ड्रामेटिक आया है कि आप हैरान हो जाएंगे. चेंज ये आया
कि पहले तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज थी, पहले तो हमने देखा कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेक्रेटरी, जो डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडलूम डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडीक्राफ्ट, पहले तो देखा मैंने कि वो आने लग गए अपने प्रोग्राम के लिए, कि कुछ हमने मिनिस्ट्री के लिए हैंडलूम का शो अगर कर रहे थे तो वो ज़रूर उपस्थिति, पर दे नेवर यूज टू रियली टेक पार्ट इन एनीथिंग एल्स। इसके बाद चेंज आया कि मिनिस्टर, मुझे याद है कि मिनिस्टर शुरू हो गए आने, अच्छा, कि उन्होंने कहा, क्योंकि ये तब कब तक की बात होगी? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 2014 में मैंने एक गुजरात खादी बोर्ड के लिए एक शो करा अहमदाबाद में। तो हमें जब गुजरात खादी बोर्ड ने पीएम मोदी को लिखा कि हम ये कर रहे हैं, तो हमने सोचा यार अब तो फेल हो जाएगा काम, पर वहां से हमें लेटर आया किससे? पीएम मोदी से। Okay. उनका लेटर आया, मुझे अभी भी डेट याद है, शायद 3 अक्टूबर 2014 को लेटर आया, जब हमारा 31 या 30 तारीख को हमारा शो था अक्टूबर को वहां पर। तो लेटर आया, वो लेटर में क्लियरली लिखा हुआ था कि मैं बहुत खुश हूं कि आप ये कर रहे हैं और आप खादी को आप ये फैशन की तरह ले जा रहे हैं। तो हमने बहुत ही अपने टॉप डिजाइनर्स लेके गए, बेस्ट मॉडल, वी पुट आ बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और इतना बड़ा शो किया मैंने वहां पर। और जो हमने शो करा, ये एफडीसीआई ने पहला शो किया। उसमें क्या हुआ, डिजाइनर तो हमारे पास इतने क्रिएटिव थे, कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। डिजाइनर को खादी के नाम से बहुत खुशी हुई, वो कुछ कर रहे थे, कुछ को हमने खादी ले दी, और कुछ क्योंकि वहां से गुजरात खादी वालों ने हमें कुछ दे दी, और कुछ उन्होंने अपने आप खरीद लिया। उस पे सरफेस एम्ब्रॉयडरी करी, उसकी सिलुएट्स बिल्कुल चेंज कर दी, तो वो जो लुक था खादी का वो बदल दिया। और ये मेरा पहला शो जो मैंने करा, ये सरदार पटेल म्यूजियम में किया। तो उसमें सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि हमारी चीफ गेस्ट आई गुजरात की चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन। तो हमें तो आज तक कोई चीफ मिनिस्टर ने, किसी ने तब तक सपोर्ट ही नहीं किया था, और चीफ मिनिस्टर आई और शो के बाद वो मेरे साथ रैंप पे गई। मैंने रैंप पे उनको अपने डिजाइनर से मिलवाया, अपने जो कारीगर, जो म्यूजिशियन थे, जो मॉडल थे, उनसे मिलवाया, जो सेलिब्रिटी हम लेके गए थे उनसे मिलवाया। तो इतनी खुशी हुई कि गुजरात गवर्नमेंट ने तब हमें सपोर्ट करा 2014 में, पर एक लेटर के कारण हमारी हिम्मत बढ़ गई। तो वो जर्नी मैं फिर बताता हूं आपको कि मेरी 2014 से जो जर्नी शुरू हुई खादी में, वो इतनी इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद 2016-17 में मुझे याद है स्मृति ईरानी जी आई, उन्होंने टेक्सटाइल इंडिया किया। तो टेक्सटाइल इंडिया इतना बड़ा करा, वो भी अहमदाबाद में हुआ। वो जब हुआ तो वहां मोदी जी भी आए, और वहां पर इतने स्टॉल लगे थे, इतना बड़ा था। मैं सबसे पहले बता दूं कि मोदी जी को मैं वहां मिला 1-on-1 जी। वो भी लकी था, क्योंकि बाकी सब तो आर्टिजन थे, पर मैंने कला एक देख ली कि इंडिया के जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं उनके मैंने कार्पेट बनाए। तो मुझे परमिशन मिली कि आप भी लगा लीजिए, चलिए कार्पेट। तो जब लगाए, तो मैंने, जब मोदी जी आए तो वो डायरेक्टली मेरे पास आए, उन्होंने चीज़ देखी। मेरे साथ सेक्रेटरी टेक्सटाइल थे, मेरे साथ मैडम मिनिस्टर थी, तो मेरे साथ एक और स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। तो इतनी खुशी हुई कि उन्होंने पूछा उसके बारे में। पूरा इन्वॉल्व थे उसमें? इन्वॉल्व थे, पर क्योंकि हमारे लिए तो 10 मिनट 5 मिनट भी बहुत होता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी जब जहाँ 2000 स्टॉल थे और वो सिर्फ 5-10 जगह आए और उसमें मेरा नंबर लग गया अपना तो दिन बन गया। मैंने बोला कि भाई अपना तो काम हो गया, वी आर नाउ माय प्रोडक्ट, सो is being seen by him. So I have a picture which I had captured, and obviously it was done for charity, but Yes. the good thing is I was able to sell and get lots of proceeds for that. तो कितना important होता है when an head of state supports these initiatives, suddenly it becomes so cool. Absolutely. उसके बाद
हमारे पास तो किसी ने कुछ मना ही नहीं करा। उसके बाद हमने हैंडलूम का एक और शो करा, और मेरे मिनिस्टर टेक्सटाइल हमारे शो पे आए वहाँ पर, और ओपनली इनॉग्रेट टाइप करा उन्होंने। मैं सारे बोर्ड को ले गया, तो ये अनहर्ड था। मैं तो 2008 से प्रेसिडेंट था, और ये सब 2015, 16, 17 जब ऐसे होने लग गया, तो 17 में तो भाई मेरा बोर्ड सबको मिलता था, एक 1-on-1 गुफ्तगू होने लग गई। मुझे याद है कि मैंने बनारस जाकर एक जो उन्होंने बोला कि आप एक MOU साइन करिए बिटवीन द आर्टिजन ऑफ बनारस, between the weaver of Banaras and your designers. And we gave 70 designers, सबको एक एक के पास जाकर उनकी कला को और मॉडर्न बनाना था और नई इनोवेशन लानी थी। तो हमने वो साइन करा। तो ये जब गवर्नमेंट की चीजें साइन होने लग गई, तो इससे दो फायदे हुए। FD, फैशन डिजाइन काउंसिल और फैशन, और उसको ये फायदा हुआ कि हम रिकग्नाइज होने लग गए कि भाई ये कोई फ्लिपेंट इंडस्ट्री नहीं है, ये सीरियस इंडस्ट्री है। जब हम बनारस के साथ इन्वॉल्व हुए तो पता चलने लग गया कि ये सिल्क की और वीवर की और टेक्सटाइल के लिए डिजाइनर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें और ज्यादा खुशी हुई, और उनकी जिंदगियां बदलने लगी, और उनकी बहुत ज्यादा उसमें चेंज आया वहां पर। मैं पहले भी ये बोल चुका हूं, बट सचमुच Banaras became the flavor of the season, not for 1 year, but for 2 years, 3 years. It still is. It still is. It still is. The arts there still is. मुझे याद है मोदी जी के नेतृत्व में अफ्रीकन नेशंस आई जी, करीब 2015-16 के करीब की बात है। उनके सब प्रेसिडेंट आए, तो सारी प्रेसिडेंट की वाइफ्स के लिए एक शो ऑर्गेनाइज करा। उसका टाइटल ही था द वीव्स ऑफ बनारस। तो वो शो मैंने क्यूरेट करा, और मैंने उसमें क्यूरेट करके बनारस के ही जो लोग थे उनसे साड़ियां लेकर दिखाया। वो इतना वो हुआ कि सबने बोला अब ये मिलेंगी कहाँ। तो हमें उनको यहाँ कॉटेज एम्पोरियम भेजना पड़ गया, बताना पड़ गया कहाँ मिलेंगी। तो बहुत खुशी हुई कि हमने एक चीज़ प्रमोट करी एंड सारे तो ये USP है जो आपका क्वेश्चन है। हमने USP दिखाई लोगों को, और उन्होंने उसको एकदम स्पॉन्ज की तरह अब्जॉर्ब करा, और उसके बाद एकदम हमें ऑर्डर पे ऑर्डर आने लग गए। तो ये चीज़ वीवर के लिए भी है, आर्टिजन के लिए भी है, डिज़ाइनर के लिए भी है, और फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी है। कमाल की बात है। आपसे जब बात मैं कर रहा हूँ तो इस बात का एहसास हो रहा है कि फैशन इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टूल दैट एवरी नेशन हैज। तो इस फैशन के पावर को अनलॉक कैसे किया जाए, और क्या हम उसको राइट तरीके से कर रहे हैं? मैं सत्य बात तो ये है कि ये मैं बहुत साल हो गए बोलते हुए वी आर अ नेसेंट इंडस्ट्री, पर अब वो टाइम चला गया। अब नेसेंट होने का टाइम चला गया। आई कैन नॉट यूज दिस एक्सक्यूज, क्योंकि जो आता था वो कहता देखिए फ्रांस ने क्या करा अपने डिज़ाइनर के साथ, देखिए इन्होंने क्या करा। अब तो बात ही नहीं है। अब तो हमारे हिंदुस्तान के डिज़ाइनर अब कितने 7-8 साल से पेरिस फैशन वीक में गए, पहले 2008 में गए पहले, पर वो फिर रुक गई वो चाल, एक ही जना चाह सका उसके बाद। पर अब तो आप पिछले 3-4-5 सालों में तो लोग 5-5 बार हो आए हमारे डिज़ाइनर। तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि अब एक नहीं 2-3 डिज़ाइनर तो एक कंट्री में जा रहे हैं, बट छोटे डिज़ाइनर और जो डिज़ाइनर है, कोई इटली में पार्ट ले रहा है, कोई ट्रेड शोज में पार्ट ले रहा है। ट्रेड शोज अमेरिका में जो बड़े ट्रेड शो हैं वहाँ भी हमारे डिज़ाइनर हैं। अभी FDCI ने 25 डिज़ाइनर हुज नेक्स्ट पेरिस में भेजे हैं, एक कंसेशनल रेट पे, बहुत ज़्यादा। तो क्या है, 25-25 लोग जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ऑर्डर आना तो लाजमी है ना, बिकॉज हमारे USP वही तो चीज़ हम वहाँ दिखा रहे हैं, वो बाकी स्टॉल से फ़र्क है। तो जो आप बोल रहे हैं सचमुच सच बात ये है कि फैशन की जो पावर है वो मुझे अब समझ आई, और सबसे ज़्यादा सब समझ आई जब पीयूष गोयल जी ने अभी एक
अभी एक जगह हमने B20 में एक शो करा उनके लिए, और उसके बाद एक जब जब 30 जने आए यूरोपियन कमीशन के, उनके कमिश्नर्स आए, तो वहाँ हमने शो किया पुराना किला में, और भी मिनिस्टर आए हुए थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला, आई एम हेयर टू दिस, बोथ स्पीचेस ही यूज दिस वर्ड एट द B20 दैट आई एम शोइंग यू द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो अब ये बात, सच बात तो ये है कि क्योंकि ये सॉफ्ट पावर वर्ड मुझे इस गवर्नमेंट से ही पता चला। हम तो अपना पीछे पीछे भाग रहे थे ऑर्डर के लिए, और अब पता चला कि हमारी भी एक सॉफ्ट पावर है, and I am going to use it to the hilt. I will use this word in every interview from now onwards, because genuinely our soft power is something which the Indian textile craft, which we have, rugs, carpets, you name it. I think, that is the strength of India. That is the soft power of India. I am glad that this has been in this government. ये बोला गया कि ये सॉफ्ट पावर है, तो हमें तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। क्या बात है। जब आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप मुलाकात भी हुई, एंड मल्टीपल इवेंट्स में आपने आपने स्टेज भी शेयर किया और आप ऑडियंस में भी रहे, तो आपकी 2-3 चीज़ें जो उनकी आपको स्टैंड आउट लगती हैं, ऐसा लगता है कि दिस मेक्स हिम अ वेरी डिफरेंट लीडर, जो आपने ऑब्जर्व की? पहली बात तो ये बता दूं कि मैं सिर्फ उनको 2 या 3 मरतबा ही मिला हूँ, 1-on-1, फेस टू फेस। तो एक बार तो अभी वो बनारस में एक म्यूज़ियम था, जो उसका मुझे चार्ज दिया गया देखने का कि सब ठीक है, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे थे और वो आ रहे थे इसके लिए। अच्छा। तो कल्चर मिनिस्ट्री ने भी, टेक्सटाइल ने भी मुझे ही वहाँ पर कहा, तो मैं वहाँ था जब वो आए, तो मैंने वेलकम करा, मैंने उनको अपना एक चीज़ दिखाई जो इंडिया की। तो मैं 2 बार ही उनको, और तीसरी बार अभी भारत मंडपम में इतना बड़ा शो हुआ जो भारत टेक्स, तो वहाँ मेरे डिज़ाइनर्स ने इतनी, मैंने क्यूरेट करी, तो वो वहाँ भी आए थे। तो मुझे स्टेज शेयर करने का मौका नहीं मिला, पर जब वो स्टेज पे होते हैं तो मैं फ्रंट रो में ज़रूर कहीं कितनी बार बैठ गया हूँ, या कहीं भी बैठा हूँ, तो मुझे हर चीज़ देखने को मिली। आप अगर 2-3 पॉइंट कह रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले जो चीज़ करती है हिट, वो उनकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस और ओरेटरी स्किल्स, सबसे पहले तो आपको वो दिखता है। तो वो जो उनमें जो ऊर्जा है जब वो बात करते हैं, इज समथिंग आई रेजोनेट विद। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई पैशन से बात करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगती है ये बात। सेकेंडली, क्योंकि मैं टेक्सटाइल का आदमी हूँ, तो मुझे दिखा कि वो टेक्सटाइल के वो नई नई जब भी पोशाकों में आए हैं, वो कभी इतने बेहतरीन सिल्क्स में आए हैं, इतने प्योर कॉटन में आए हैं, और इतनी उनकी बंडी इतनी अच्छी होती है कि मैं सोचता था मेरी कलेक्शन बहुत है, पर उन्होंने मुझे तो इतनी नई नई चीज़ों से मात किया हुआ है। पर अच्छी बात ये लगती है कि वो हर समय इम्पेकेबल हो रहते हैं। तो क्या होता है, पता नहीं उनके कौन स्टाइलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे हैं भी कि नहीं, पर मैं ये देखता हूँ कि हमारी तो चाहे लिनन हो इंडियन, चाहे कॉटन हो, चाहे खादी हो, सब मुदल जाती हैं। मोदी जी की जो मैं देखता हूँ स्टेज में, हर समय वो परफेक्टली आयरन्ड होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कि भाई जो प्रेजेंटेबल इतने ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि हमारे हेड ऑफ स्टेट है, तो वो इट एड्स टू द प्राइड ऑफ द नेशन। टू द प्राइड। बट आपको सबसे मेन बात बताऊं कि हर आदमी जो फैशनिस्टा है, हर आदमी जो टेक्सटाइल का है, हर आदमी जो फैशन डिजाइन, वो नोटिस करता है। लोग इस पे टिप्पणी करते हैं कि आज मोदी जी ने इस मीटिंग में क्या पहना, उन्होंने रिपब्लिक डे पे जो पहना था उसके बारे में बताइए। तो लोग, ये पहले टिप्पणी होती है इस बात पे, और सब बताते हैं कि ये इस जगह का सिल्क का ये बना है। तो बहुत खुशी होती है कि कहाँ की कॉटन है। और
अगर आप ये, मुझे नहीं पता आप एडिट करेंगे कि नहीं इस पॉडकास्ट से, पर जो मैंने आज पहना हुआ है, अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है कुछ? एक बिल्कुल कहा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं जब, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज मोदी जी जब गुजरात में थे, तो मैं गुजरात के 2 टेलर से मैंने काम शुरू किया, जिनको मैंने एक्सपोर्टर बना दिया। तो वो बन गए, वो इसीलिए बन गए अपने हुनर के, उनकी स्टिचिंग की वजह से। तो मैं वो जब वहाँ जाता था, तो शुरुआत में मैंने कुछ चीज़ें भी बनवाई, कुछ शर्ट बनाई, कुछ बंडी बनवाई, और ये भी मेरा करीब 15-20 साल पुराना, 10-15 साल पुराना है इसकी स्टिचिंग। तो ये चीज़ भी उनसे पता चला, और वहाँ पता चला कि जो आदमी मेरे लिए ये जैकेट बनाई है, ये मैंने संभाल के रखी है, क्योंकि वही आदमी वहाँ गुजरात में मोदी जी के लिए भी कुछ चीज़ें बनाते थे, चाहे कुर्ते चाहे वो, क्योंकि उनका खानदान बहुत पुराना, जो वहाँ के राजा होते थे या गुजरात के जो भी बोलते हैं पुराने, वो जनरेशन से यही काम करते थे। वो एक्सपर्ट टेलर हैं, पर वो इतने नामी टेलर नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने भी आज उस तरह की चीज पहनी हुई है, उसी टेलर से जो पीएम मोदी जिससे अपने कपड़े एक टाइम पे गुजरात पे बनवाते। क्या बात है, थैंक यू। Sorry, I had to say this बहुत because ही- I am proud of this. Absolutely. And I am proud of the tailor. I am proud of the tailor. I am still in touch with them. तो- They have a very small shop, and it's got very few machines, but उनके हाथ में जो कला है, वहाँ पर एनआईडी के स्टूडेंट, निफ्ट के स्टूडेंट जो सीखने वाले हैं, सब उनके पास आते थे कि आप इतनी फाइन स्टिचिंग कैसे करते हैं। पर मैंने उन्हीं टेलर्स को, आप मानिए, उनकी कंपनी को एक्सपोर्ट की कंपनी बना के, अरमानी काजा, जिसका वर्ल्ड में नाम है लग्जरी का, उनको करोड़ों रुपए के ऑर्डर उनको दिलवाए फॉर होम फर्निशिंग, फॉर बेड शीट्स, फॉर कुशन कवर्स, फॉर duvet कवर्स, फॉर क्विल्ट, इवन इन द यूके, इवन इन अमेरिका, उन लोगों को हर जगह किया मैं। तो ये तो बात तय हो गई कि माननीय प्रधानमंत्री की हुनर की परख बिल्कुल जी 10 on 10 है। जी 10 on 10 है, और मुझे लगा कि वो तो 10 on 10 है, पर उसके बाद कोई उनसे इन चीज़ों के लिए, कोई इंडिया को आगे ले जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मुझे मेरी कंपनी जो मैं चलाई इतनी देर में एज अ बाइंग एजेंट, रिप्रेजेंटिंग 70 ब्रांड, 70 स्टोर्स एंड डिजाइनर्स, द बेस्ट वंस इन द वर्ल्ड, तो वो एक एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो जो आप पहले पूछ रहे थे आप कब चले इस काम में, तो ये फेलियर से और सीखने से ही आप आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगा कि मैं तो उनके लिए खुश हूं जो और आगे बढ़े हमारे साथ जुड़ के। 2-3 चीजें जो ये सरकार कर रही है फॉर फैशन, जो आपको लगता है बहुत ही बेहतरीन। देखिए, एक सब में अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो एज द हेड ऑफ द काउंसिल मैं हर समय बोलूंगा ये दिल मांगे मोर। तो दिल मांगे मोर में वी आर नेवर सेटिस्फाइड, बिकॉज इतनी चीजें हैं जो हो सकती हैं, बट द बिगिनिंग हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द पास्ट एंड नाउ वी आर ओनली टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो क्या हो रहा है कि सबसे बढ़िया बात यह है कि जब गवर्नमेंट अलग अलग स्कीमें निकालती हैं, तो हमें उससे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि वो स्कीमें कहीं ना कहीं जाकर हमारे आर्टिजन्स को, वीवर्स को जब छूती हैं, तो हमारे डिज़ाइनर्स को भी उससे बहुत फ़ायदा होता है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब हमें प्रोत्साहन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, इनसे मिलता है बायर सेलर मीट करने का, तो ये एक तरह से तो गवर्नमेंट पैसे ही दे रही है ना हमें। तो हमें किसको फ्री, किसको नहीं अच्छा लगता उनकी इंडस्ट्री में अगर पैसे आए, तो ये बात बहुत ये रवैया बदल चुका है बिल्कुल सरकार में। दे आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। इतने प्रोएक्टिव हैं। मैं कल डीसी हैंडीक्राफ्ट से मीटिंग करने, कल मेरी मीटिंग थी, 2-3 घंटे की मीटिंग थी। एक क्राफ्ट क्लस्टर, एक उन्होंने क्राफ्ट का एक चीज़ बनाई है वसंत कुंज में, पूरी तरह से इनॉग्रेट नहीं हुआ, पर डीसी हैंडीक्राफ्ट वहाँ बैठती हैं। तो बातों में ही उन्होंने मुझे 3 ऐसी चीज़ दे दी कल कि ये 3 शो आपको करने हैं, और जो आप इसमें टेक्सटाइल की ही पहचान होनी चाहिए।
मतलब आपको वहाँ पर 3 जो शो आप वो करेंगे, उसमें जैसे अचरक एक प्रिंटिंग की टेक्निक है जो इतनी कॉमन नहीं है, डाइंग क्राफ्ट को समझ लीजिए, इतने ज़्यादा लोग उसके ऊपर करिए, आप उसके बाद बांधनी पे करिए। मतलब वो मेरे को सिर्फ क्राफ्ट बेस, मुझे कल में 3 प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिए कि आप बताइए। मैं एक क्राफ्ट म्यूजियम है, उन्होंने कहा आप वहाँ करिए। उन्होंने कहा हैंडलूम डो अब आने वाला है, बताइए उसमें क्या कर सकते हैं। तो आई एम सीइंग दैट इन वन मीटिंग आई हैड 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू डू। तो मेरे अलावा मैं तो वहाँ 2-3 महीने में एक बार जाता हूँ, जो रोज जाते होंगे या हर हफ्ते जाते हो उनको तो कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ, तो वो तो कितने एनजीओस को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोगों। तो ये बहुत बढ़िया बात है अभी नई गवर्नमेंट में जो देख रहा हूँ। और इससे भी ऊपर सबसे बड़ी बात है डिजिटाइजेशन। अब डिजिटाइजेशन से क्या हो गया है, ये जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इससे सेल बहुत अच्छी हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अगर मुझे एज अ फैशन डिज़ाइनर हमारी टीम को नहीं भी फ़ायदा हुआ, पर जो वीवर और वीवर के बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो गया। क्योंकि वीवर की नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही थी, वो कोई नरेगा की तरफ भाग रहे थे, कोई कह रहे थे कि हमने बड़ी सिटीज़ में जाना है और जॉब करनी है, बिकॉज दे गॉट द एजुकेशन। जब एजुकेशन मिल गई तो वो बाद में खड्डियों पे या अपने जो मेन काम कर रहे हैं उस पर नहीं करना चाह रहे थे, क्राफ्ट की चीज़ों पे। तो उन्होंने क्या करा, पढ़ लिख के ई कॉमर्स की साइट बना ली। उन्होंने अपने पिताजी के, अपने चाचा के, ताऊ के फैमिली बिजनेस को उसमें डाला। अब ये कोई तो उनकी मदद कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा। मैं उन वीवर के पास पूरी इंडिया में जाकर नहीं कर सकता, तो कोई तो कर रहा है ना। तो मेरे हिसाब से ये जरूर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनकी, मेरी टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री, मेरी डीसी हैंडलूम, मेरी डीसी हैंडीक्राफ्ट, जो ये जिनके पास स्कीम्स है, अब ये स्कीम्स का मैं फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि मैंने स्कीमें देखी हैं, वो हज़ारों करोड़ की स्कीमें हैं। तो या तो वो स्कीमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हैं, और या वो अलग अलग जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे टच नहीं करती। पर मुझे पता है कि अगर वो उसमें 18,000 करोड़ लगा रहे हैं तो मेरे 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट का फायदा होगा। बिल्कुल, यो फायदा डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पर 30,000 लोग तो नए जुड़ गए ना। एब्सोल्युटली, तो ये क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि स्कीमों में पैसा दिया जा रहा है। बिल्कुल। जब बजट है गवर्नमेंट का टेक्सटाइल के लिए, और टेक्सटाइल पार्क में स्कीमें लगाएं या डायरेक्ट वीवर के लिए लगाएं, दोनों में फायदा तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री का है। और जब आप आर्टिसंस और वीवर्स से बात करते हैं तो उनका जो आउटलुक है वो आपको पॉजिटिव दिखता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द फ्यूचर? देखिए, मैं आई वेयर मेनी हैट्स, सो आई नॉट ओनली डू फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, पर उससे पहले तो मैं वीवर और आर्टिजन और क्राफ्टमैन से ही जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ और उनसे मिलता हूँ, और कई नई चीज़, कई बार हमें कुछ गवर्नमेंट के लिए करना होता है तो भी जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज द यंग डिज़ाइनर्स, द यंग आर्टिजन्स। मैं कई अवार्ड्स में मैं जूरी में जाता हूँ। एब्सोल्युटली। तो जब बाल ज़्यादा सफ़ेद हो जाएं तो वो जूरी में रखते हैं, मेंटर बना देते हैं, एडवाइज़र कर देते हैं। तो मैं तीनों काम बहुत खुशी से करता हूँ। मतलब मेरा स्कोप है। आप अभी बहुत यंग हैं। तो क्या होता है कि इन जगह जाने से हमें क्या फ़ायदा है कि एक एक्सपोजर मिलता है, और एक्सपोजर में पता चलता है कि पहले से लोग ज़्यादा खुश हैं। अब ये, जैसे कि मैं आपको एक खादी की बात बताऊं, आपके प्रश्न में तो खादी नहीं है, पर क्योंकि मैं खादी का एडवाइज़र रहा हूँ अब 6 साल से, हर साल नियुक्त होता है, तो मैंने उसमें इतना, आई फील सो क्लोज टू इट, कि मैं उनके वीवर की बात बताऊं कि मोदी जी के अभी जन्मदिन पे पीछे 2024 में शायद 20-25% उन्होंने वीवर्स की जो खादी के हैं उनकी वेजेस में
इजाफा कर दिया, बढ़ोतरी कर दी। अभी एक साल खत्म नहीं हुआ कि अभी 2025 में कुछ महीने पहले 20% और कर दिए। तो मैं तो इस बात से हैरान हूं कि भाई जिनकी इतना ज्यादा उनकी वेजेस में इतना फर्क पड़ गया, पर वो अभी क्या होता है, जो आपका प्रश्न है, ये वेजेस ये आगे जाके दिखती हैं। ये आज मिली वेज और आज नहीं पता चल जाता खुशहाली का, ये ओवर द ईयर पता चलेगा। हमें तो ये पता है कि 2014 में जो टर्नओवर थी और जो आज की टर्नओवर है, उनकी 2 लाख करोड़ की जो टर्नओवर है उस केवीआईसी की, मुझे तो ये पता चलता है कि उसमें 370% का उसमें इजाफा है। 370% जब इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली जो चेयरमैन में उस टाइम पे जो मेरे साथ 6 साल पहले थे, जो अब हैं हमारे चेयरमैन, कुछ ना कुछ तो उन्होंने और उनकी मैनेजमेंट में और टीम ने किया है ना। बिल्कुल, हमारा रोल तो बहुत छोटा है एज एन एडवाइजर। हम तो बता सकते हैं, पर करने वाला तो एक्चुअली it has to be the government and its machinery, and I am not really part of it. I am part of it in a superficial way. Yes. And I am happy to hold all these positions. जैसे कि एक कमिटी बनी, वो हैंडलूम डे पे कमिटी बनी 3 साल पहले, तो उसमें मुझे बना दिया गया उसका चेयरमैन कि हाउ टू इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ हैंडलूम and how to grow the export. So this is a very उन्होंने टारगेट सेट करे। तो मैं तो रियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर समझा, तो मैंने रियलिस्टिक टारगेट गवर्नमेंट को उनको दिया। अब वो हमारा काम है रिपोर्ट बनाना, अपनी राय देना। मेरे साथ 10 बहुत केपेबल आदमी थे जो मिनिस्ट्री ने दिया, मैंने सबके साथ वार्तालाप करी और हमने रिपोर्ट बनाई। तो अब मोटी मोटी रिपोर्ट बनती हैं, अब ये तो बाद में तो गवर्नमेंट ही उसको करती है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मिनिस्टर वो नहीं है और दूसरे मिनिस्टर हैं, पर आज भी वो वही बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रोथ करें। तो अच्छी बात ये है कि ये तो अब ट्रेडमिल बन गई ग्रोथ की। ये तो अब ये नहीं रुकेगी, अब ये रुकने वाली नहीं है। ये कभी हो सकता है कि स्पीड कम हो सकती है किसी एरिया में, पर अब ये ट्रेडमिल नहीं रुकने वाली, क्योंकि इस पे जो चढ़े हुए हैं और जो चला रहे हैं ट्रेडमिल, और जो ऊपर से नजर रख रहे हैं, और जो ऊपर से नजर रख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा वो जरूरी है। पर डायरेक्शन तो कहीं से आती है। बिल्कुल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कहीं ना कहीं कोई तो सीईओ होता है, कोई तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कोई प्रेसिडेंट होता है। वो कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स विद द पर्सन हु इज एट द टॉप, एंड हेवी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। तो उसमें जो चाहे आप थॉर्न्स हैं चाहे कुछ हैं, आप हैवी हेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है उसको निभानी है। वो जनता को दिखे या ना दिखे, पर वो एविडेंट धीरे धीरे हो जाता है। तो मेरे हिसाब से विदाउट समबडी एट द टॉप लीडिंग काम हो नहीं सकता। पर अच्छी बात ये है कि मैं एक बहुत पॉजिटिव लहर देख रहा हूँ, एटलीस्ट टुवर्ड्स माय इंडस्ट्री, बोथ इन फैशन डिजाइन, बोथ इन टेक्सटाइल एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट। क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, जब खादी की बात हुई तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, और खादी के साथ आपका एक लव अफेयर रहा है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल, मैं तो सिंथेटिक मटेरियल पहनने वाला था पहले। अच्छा, मुझे तो खादी का पता भी नहीं था। जब मैं खादी ग्रामोद्योग जाता था तो मुझे वो जो लुक दिखती थी, वो मुझे कॉलेज के उन स्टूडेंट्स की याद आती थी तो सिर्फ बाल में तेल लगाकर पढ़ाई करते थे और खादी के कुर्ते पहन के और झोला लेके। पर मैं उसी खादी की आज इतनी रिस्पेक्ट करने लग गया हूं, क्योंकि मुझे ये फ्रीडम फैब्रिक तब समझ ही नहीं आया। मुझे तो तब समझ आया जब मुझे एक मौका मिला कि इंडिया से बाहर कुछ करने का,
और मैं खादी को भूटान ले गया और मैं अपने बेस्ट 5 डिजाइनर को लेकर खादी भूटान में कौन से साल की बात होगी ये? ये होगी करीब 2015-16 की बात। तो वहां पर उस टाइम पे खादी के, क्योंकि मैं एक खादी शो तब कर चुका था हाँ। और मुझे बहुत बढ़िया लगा था। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा किंग, क्वीन मदर, प्राइम मिनिस्टर, everybody was interacting with me and my designers and my board of directors who went along with me in Bhutan. तो किसने किया काम? ये काम मेरे वहाँ की जो एम्बेसडर थी भूटान की, उन्होंने हमें इनवाइट करा। उन्होंने केवीआईसी से मेरे को वो करवा के दिया, कुछ आने जाने का एक्सपेंस, ये वो वहाँ करने का। तो क्या अच्छी बात हुई कि किसी ने हमें ये तो बोला। तो मैंने बोला, उनसे पूछा मैंने, सवाल क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी की इतनी एनिवर्सरी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें ये बोला गया है कि अब आप ये हर हालत में हर कंट्री में कुछ ना कुछ करिए जो अपनी चीज को प्रमोट करे। तो क्या है, वो भारतीय होने का गर्व जो हमें खादी को मुझे प्रमोट करने से आया, वो मुझे किसी चीज में नहीं था। क्या बात है। वो कोई ओहदा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, पर ये जो फ्रीडम फैब्रिक, ये जो हर जगह हम जो चरखे का रिवाज देखा, हमने जो देखा कि कितने लोगों की लाइव्स इन्होंने चेंज करी हैं, तो मुझे इसमें बहुत खुशी होती है हर समय। चाहे चरखे दान, जब चरखे दिए जाते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, हमने वो भी कर चुके हैं हम वो। अब पर सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं तो अपनी फील्ड में रहना चाहता हूँ। मुझे तो कोई भी कहता है, अभी अभी राजस्थान से 15 दिन पहले मुझे रिक्वेस्ट आई, वहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो पहले हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ खादी का शो कीजिए। तो मतलब आई एम नाउ नोन एज द पर्सन हु विल टेक खादी बट मेक इट कंटेम्प्रेरी। सो यू मस्ट बिलीव मी, अब वो इमेज के वहाँ सिर्फ कुर्ते और पजामे और फैब्रिक मिलता है, गॉन आर द डेज। मैं खादी के जूते भी पहनने लगता हूँ अब, क्योंकि वो भी केवीआईसी ने बना दिया। क्या बात है। वो छोड़िए आप अभी प्रसार भारती के लिए 1 साल पहले मैंने 47 न्यूज रीडर्स के लिए, बोथ मेन एंड विमेन, एंड दीज आर द की न्यूज रीडर्स ऑफ इन इंग्लिश, हिंदी, everyone, one in Sanskrit, everyone, we have made the dresses all in खादी। उसमें आप समझिए कि सूट भी जो विदेशी जो कई बार उनको पहनना पड़ता है, उसमें बंडी भी, उसमें कुर्ते भी, उसमें साड़ियाँ भी, उसमें जो स्पोर्ट्स के लिए कमेंटेटर जाते हैं उनकी कंफर्ट के लिए चीज़ें, तो हमने वो भी खादी में बना दी। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी ने बोला ना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी खादी। और क्या हुआ कि जब से मोदी जी ने एक बात कही, उन्होंने बोला कि आप लोग टेक्सटाइल सब पहनते हो और देश में सब पहनते हैं इंडियन टेक्सटाइल, ये फैक्ट है। तो आप अब एक अपनी पूरे टेक्सटाइल में और परचेजिंग में एक खादी भी इंक्लूड कर दीजिए, चाहे एक पीस करिए। मन की बात में शायद बोला ये। मन की बात में बोला, 2014 में बोला, मुझे याद आ गया। तो उसमें अगर यहाँ मैं पॉकेट, तो मैंने कैसे स्टार्टिंग करी खादी की। अब मैं गया, मेरे को चीज़ें ठीक नहीं जो लगी, तो मैंने तो सबसे पहले खादी का पॉकेट स्कार्फ बना लिया, मैंने तो हैंकरचीफ कर दिया। तो मेरे मन में तो वो फीलिंग आ गई ना। उसके बाद एक जो खादी के मिनिस्टर थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गिरिराज जी को मैंने वहाँ पर दिखाया कि वूल खादी का कोट 1800 रुपये में कितना बढ़िया सूट करता है, और मैंने खुद पहना और खरीदा। तो क्या उससे एक शुरुआत हुई कि कंटेम्प्रेरी चीज़ें बनाने की शुरुआत हुई। और आज आप यकीन मानिए, फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के डिज़ाइनर इतने इसमें एक्सपर्ट हैं कि कम से कम 40-50 लोगों की खादी की रेंज है, और हम यंग स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। एक जने को अभी केवीआईसी के माध्यम से, जहाँ मैं जूरी था, हमने 10 लाख रुपए का इनाम दिया एक 22 साल की लड़की को जिसने अभी ग्रेजुएशन करी है। तो 10-10 लाख के इनाम, these are unheard of things. So somebody is putting in the money, not me. I am only putting in my time and my passion and my love for khadi. But somebody is putting in the money. So we are very happy
that we are able to take advantage of this. क्या बात है. You know, recently at Bharat you know, which is a very big success. Prime Minister Modi made a statement saying, "Khadi for nation and Khadi for fashion." So, if something which is something which is a national pride, if it can become a fashion statement, then nothing can be better than that. So why we are encouraged with this is we were going to take part in Moscow Fashion Week. And they said, what do you want to do? What are you going to show? And I said, our theme this time will be Khadi. Wow. So we took this to Moscow. We took 2 of our designers this time and 4 last time, and we only showed Khadi. When we showed Khadi to them, the public at large was very keen to find out what is Khadi. So we had other people who went and explained what it was. That when the whole world talks about sustainability, everywhere you go internationally, even where the Prime Minister goes, they talk about environmentally friendly, Sustainable fashion, slow fashion. They only talk about that. Why doesn't anybody realize that Khadi has been slow fashion for hundreds of years in India? Yeah, since absolutely. we started our independence. Bilkul. So we have a slow fashion fabric right there. And a very cool fabric. So one of the other cools, I think that is important, that, you know, I wear many Khadi products which are really in fashion. When I go there, people always ask about who is the designer, and when they come to know it is Khadi, they are very proud. So the good thing is that all these things, you know, taking it international, first to Bhutan, then to Moscow, then we even sent all the fabric to Paris, and a French designer came to India and did a show at our fashion week here, all in Khadi fabric. Oh, wow. A French designer. So we are doing our bit, but I think a lot more has to be done, and I think I have the support from the government and from KVIC and from MSME. I think I have the support from all of them to do this. क्या बात है. This is very encouraging and so insightful. और आपसे बात करके ये एहसास हो रहा है कि जो हमारी जो ताकत है, जो हमारी आइडेंटिटी है, what makes us unique, हम जितना उसको समझ लेंगे और फिर उसे जब दुनिया के पास कॉन्फिडेंस के साथ और स्टाइल के साथ रखेंगे, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता. जी, इस चीज को आप फैशन डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक अनदर बहुत इंटरेस्टिंग. तो ये तो हो रहा है आजकल. कैसे हो रहा है कि अब जितने भी गिफ्ट बाहर से जो भी हमारे पास लोग आते हैं जी, तो जो भी वहाँ डेलीगेट्स आते हैं, उनको everybody, the departments in the government, everybody makes sure that the gift is purchased only of an Indian textile or Indian craft. एक मुझे याद आ रहा है, डेनमार्क की जो क्वीन आई थी, उनको मोदी जी ने रोगन एक टेक्सटाइल की एक स्पेशल क्राफ्ट है, उसकी चीज दी गई. तो ताकि, क्योंकि वो गुजरात की चीज को वो प्रमोट हुआ जो बनारस जा रहा है. इमेजिन दैट एट अ वेरी फैशनेबल डिनर दैट the recipient of that, the delegate or the VVIP who receives that could be the Prime Minister of a country. When they go back in the country and they're invited for dinner somewhere and they wear a Banarsi scarf or a stroll, they are doing it because they are looking good in it. Yes. I am happy because it is a fashion statement now that India is making. How does it happen? Only when you pick and choose the craft. हमारे हर रीजन में आपको पता है एक स्पेशलिटी है. वो स्पेशलिटी जैसे कि आप बोले ओडीओपी, अब ये भी अभी नया नया शुरू हुआ है जो हम सुन रहे हैं. तो ये किसी ने तो किया है ना. अब कई स्टेट्स इसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं ओडीओपी को. पर ओडीओपी क्या है?
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो हमारे कितनी लोगों का, अगर आपको किसी को कुछ चीज लेनी है, अगर आपको कुछ चीज लेनी हो या आपकी वाइफ को कोई चीज लेनी हो, तो वो क्या देख के बता देती हैं, अरे ये तो फलाना जगह महाराष्ट्र की। की पैठनी है, ये तो कांजीवरम की साड़ी है। तो वो सब पहले से ही बता देती हैं कि उसकी क्या रीजन है और वो कहाँ से आई है। पर हमारी क्राफ्ट का, हम तो आम भी बता सकते हैं, हम तो आम बता सकते हैं। मैंने एक जने को अभी पीछे एक हैदराबाद के जो नवाब खाते थे आम, वो भेजे, उनका नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता था, पर लोगों को वो भी पता चल गया कि वो किस, व्हाट इज दैट, वो आम क्या क्या वो बोलते हैं उसकी, कौन सा वैराइटल वो है, कौन आप सी वैरायटी है उस आम और वो की, किस जगह की है। और किस जगह की है। तो हम चाहते हैं कि हमारी क्राफ्ट भी इसी तरह से पहचानी जाए। जिस तरह से हम बोलते हैं कि ये नागपुर के संतरे हैं, आहा। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें ये बोलना चाहिए कि भाई ये क्राफ्ट हमारे इस रीजन की है। ये सबको पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी हिंदुस्तान में ही नहीं है, पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जब लोगों को देती है, तो जो खरीदते हैं, जहां से वो लिया जाता है, it makes it popular and then it comes in the news. Absolutely. And then digitally it goes everywhere, it goes viral that such and such thing was given. मेरा ख्याल अभी एक और जगह से उन्होंने स्कार्फ दिए, वो भी फेमस हो गए। बिल्कुल। और G20 में उन्होंने बनारसी साड़ी और हिमाचली शॉल्स, हिमाचली शॉल, हाँ यही मैं भूल रहा था, हिमाचली शॉल दी। इसी तरह हमारे पास कश्मीर की भी बहुत क्राफ्ट है जी। तो वो जो एम्ब्रॉयडरी इतनी बढ़िया होती है, वो भी मैंने अपनी ट्रेड में, मैंने उसमें उनके आर्किटेक्ट्स ने, इंटीरियर डिजाइनर्स ने व्हाइट हाउस के लिए हमसे सामान लिया, क्योंकि हिंदुस्तान ने, मैंने मेरे थ्रू किसी स्टोर्स में गया और स्टोर्स वालों से पता चला उन्होंने ये लेना है हमें, तो मैंने कस्टम मेक कार उनको चेन स्टिच और एक बेड स्प्रेड कस्टम मेड उनके साइजेस के लिए बना के भेजा। ऑफ कोर्स we didn't send it to the White House directly, but it was to the White House interior decorators. तो क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट इसीलिए मशहूर है कि वो हर जगह जा रहा है आजकल। Actually, I think I played a most important part in this as a buying agent in my earlier years from 1888 to 2015. My journey has only been to promote. I wear India on my sleeve. So I would only sell India outside. तो जो मेक इन इंडिया है, मैं उसको मेड इन इंडिया करके इतने 30-40 सालों से कर रहा हूं। पर अब जब मेक इन इंडिया हुआ है तो मुझे और भी प्राइड फील हुआ। मुझे अमिताभ कांत जी ने अभी मेक इन इंडिया जब हुआ तो अपॉर्चुनिटी दी कि आप बताइए बनारस का आप करिए। मैंने एक और बार वीव्स ऑफ बनारस कर दिया, क्योंकि अब तो हमारा इट इज सो इजी फॉर अस। कोई कुछ बोलता है, हमारे डिजाइनर रेडी, हमारे टेक्सटाइल रेडी, हमारे आर्टिजन रेडी, सिर्फ उसको कुछ ना कुछ नयापन करना पड़ता है। तो हमें तो सबसे ये बात अच्छी है कि ये डिप्लोमेसी भी काम आ रही है। आज हिमाचल की चीज गई, गुजरात की गई, बनारस की गई, कल तमिलनाडु की जाएगी। तो ये अलग अलग चीजें जाएंगी। और हमारे पास कमी नहीं है। और हमारे पास, क्योंकि हमारी स्टेट्स, हम इसी चीज की तो रिच हैं। जो आपका पहले मेरे से प्रश्न था, वो हमारा यूएसपी क्या है, यही तो हमारी यूएसपी है। क्योंकि हमारे पास अभी भी हैंडीक्राफ्ट की जो एक्सपोर्ट है वो भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 बिलियन से ऊपर पहले क्रॉस कर चुकी है ज्यादा। इफ वी आर द 6th largest and growing fast exporter of Indian textile and apparel, then we have we have all the infrastructure. तो जब हमारे पास इतनी चीजें हैं तो क्यों नहीं इंडिया को प्रमोट करें जाए। तो मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि जितने गिफ्ट जाते हैं वो हमारी क्राफ्ट के जाते हैं या हमारी टेक्सटाइल के जाते हैं। क्या बात है। तो इंडिया का टाइम आ गया। इंडिया का टाइम बिल्कुल आ गया। और ये क्लीशेड साउंड करता है कि इंडिया का टाइम आ गया। दरअसल इंडिया का टाइम तो सेंचुरीज पहले से था,
ये तो हम थोड़ा भटक गए या हमारे पास और लोग आ गए हुकूमत के लिए, पर मुझे लगता है कि अब हम, वो नेशनसी ख़त्म हो गई, वो इन्फेंसी ख़त्म हो गई, अब तो ऑलरेडी टेक ऑफ। एक टेक ऑफ का टाइम आ गया। अब ये बातें, छोटा मुंह बड़ी बात, ये मेरे मुंह से ये बातें नहीं ठीक लगती। ये हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वो बोलें तो शोभा देता है, क्योंकि उनके पास सारे आंकड़े हैं। हम तो आंकड़े इधर उधर से देखते हैं अपनी ट्रेड के, पर सिर्फ इंडिया का टाइम मेरी ट्रेड का नहीं आया, इंडिया का टाइम पर से आ गया। वाह। So the good thing is, it is not only about textile or craft or khadi, it is about India. So we are proud nation, and we sell make in India now, and it is make in India and made in India with pride. तो लोग उसको आगे ले गए मेक इन इंडिया को। अब मेरा काम तो ये है कि डिजाइन इन इंडिया, मेरा काम तो ये है, मैं इतने सालों से, मैं 30 साल से प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ। जो बाहर की कंट्रीज को चाहिए, उनके बड़े बड़े स्टोर्स को चाहिए, वो हमें बोलते हैं, हम अपने कारीगरों से बनवाते हैं और वो ठप्पा लगा के बेच और वो आगे बेचते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ठप्पा लगा के बेचते हैं, हाँ, पर मेरे कारीगर का नाम नहीं लिखा नहीं आता। हो सकता है कई जगह अब क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूरी है, तो हम मेड इन इंडिया लिखते वो हैं, आ गया है। तो उससे जो लोग खरीदते हैं वहाँ बहुत अच्छा लगता है। पर अब डिजाइन इन इंडिया का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में, आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि मैं इंडिया के हर मेन डिजाइन कॉलेज में, मैं उनकी या तो बोर्ड में ऑफिशियल रह चुका हूं, या उनकी एडवाइजरी बोर्ड में हूं, या मैं उनका मेंटर हूं। निफ्ट से आप सालों से जुड़े रहे। 6 साल में निफ्ट का भी बोर्ड में रहा, मैं पर्ल अकेडमी के बोर्ड में हूँ, मैं आईआईटी के बोर्ड में हूँ। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि मेहनत तब सफल हुई जब 5 डिज़ाइन कॉलेजेस ने मुझे डॉक्टरेट दी हुई है। तो मैंने सोचा अब मैं क्वालिफाई हो गया, क्योंकि मैं श्री राम कॉलेज भी पढ़ लिया, मैं एमआईटी भी चला गया लीडरशिप कोर्सेज के लिए, मैं हांगकांग में भी चला गया लीडरशिप कोर्सेज के लिए। पर जो डॉक्टरेट जब डिज़ाइन कॉलेजेस ने दी, तो मुझे लगा वो क्यों दी, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ मेरा एक स्टूडेंट कनेक्ट हो। मैं, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई डू दिस, आई एम एबल टू गिव व्हाट आई हैव गेन्ड ओवर द ईयर्स। तो आप यकीन मानिए, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन कमर्शियल चीज़ें अब 10 साल से मैं यही कर रहा हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड नॉन कमर्शियल। तो इतनी खुशी होती है कि जब बड़े बड़े अधिकारियों के भी मेरे पास लेके आते हैं अपने बच्चों को कि वो आगे क्या पढ़े, तो बहुत खुशी होती है जब मैं उनको बोलता हूँ कि ये कोर्स विदेश में जाने की जगह, मैंने मोदी जी का सुना है वेड इन इंडिया, और मैं स्टडी इन इंडिया बोल रहा हूँ। तो इंडिया में इतने कोर्सेज हमारे डिज़ाइन कॉलेजेस जो हैं इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं कि मुझे तो लगता है पहले तो यहाँ पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगे कि वो हमारे मुल्क से कोई और ज़्यादा, हमारे देश से कोई और ज़्यादा तरक्की किसी चीज़ में करी, वहाँ से सीखने में कोई बुराई नहीं। एडवांस चले, बिल्कुल। पर मेन पढ़ाई तो इंडिया में होनी चाहिए जी। क्या बात है। यहाँ की जो मुझे तो लगता है कि यहाँ बिल्कुल वो एक उसको सॉलिड ग्राउंडिंग देते हैं बच्चों को। ये जो यंग बच्चों से आप मिलते हो, यंग फैशन डिजाइनर्स से जब आप मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो कैसा पोटेंशियल दिखता है इंडिया का? बात ये है कि पोटेंशियल तो बहुत है, पोटेंशियल है, तभी तो हज़ारों बच्चे डिज़ाइन कॉलेजेस से निकल रहे हैं। हमें तो ये दिक्कत हो रही है अब उनको कितनों को अपनी मेंबरशिप दें, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों लोग निकल रहे हैं। पर अच्छी बात यह है वो सिर्फ फैशन नहीं कर रहे, वो फैशन करके डिज़ाइनर नहीं बन रहे, वो मर्चेंडाइजर बन रहे हैं, वो एक्सपोर्ट के काम में जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। वो उनको अलग अलग वो लग्जरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जितने स्टोर खुल रहे हैं वो रिटेल में जा रहे हैं, इसके अलावा वो स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन रहे हैं, वो फर्नीचर डिज़ाइनर कर रहे हैं, बिकॉज डिज़ाइन के बहुत कोर्स हैं।
तो स्कोप तो बहुत है। और इंडिया को अगर डिजाइन इन इंडिया करना है तो इनको यही बच्चे चाहिए, और कोई विदेश से आकर आपके साथ 10 साल नहीं रुकेगा। पर यहाँ का जो डिजाइनर है, जो ट्रेन होगा, वो यही तो करेगा। उनकी एस्थेटिक सेंस इतनी हाई है कि वो प्रोडक्ट ही वो बदल गए हैं। जो प्रोडक्ट मैं सोचता था इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, जो मैं भेज रहा था, अब आप रिटेल में होम फर्निशिंग देख लीजिए, होम डेकोर देख लीजिए, फर्नीचर देख लीजिए, कर्टन्स देख लीजिए, रग्स देख लीजिए, everyone is designing something or the other. So I am actually not, I am also a home specialist, where home decor is something that I have 40 years of experiences. So I am, and who are the people who are making it happen? The young designer. Because when they finish, they are joining the manufacturers, they are joining the exporters. Some of them who have decided to become a not-for-profit or who want to go and help the nation are even going and working and doing R&D and working with the weavers and artisans to show innovation. I did something like this. हमने क्या किया कि हमें आप जैसे पूछ रहे हैं कि आज के बच्चों का, तो अब म्यूजियम्स हैं इंडिया में बहुत, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं क्राफ्ट म्यूजियम का भी एडवाइजरी रोल करता हूं उनके बोर्ड में। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूं। वो चार्ल्स कोरिया जो इंडिया का सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बनाया, मैं वहां पर काम करता हूं। वो उसको कहते हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, डीसी हैंडीक्राफ्ट के थ्रू, वहाँ के जो वो हैं कि टू मेक अ म्यूजियम, अ न्यू म्यूजियम। दे ऑलरेडी हैव मेनी थिंग्स। नया टेक्सटाइल म्यूजियम बनाना था, उन्होंने बोला इनोवेशन होनी चाहिए, तो मैंने म्यूजियम का नाम ही लिखा है ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। हम उसमें क्या कर रहे हैं? द ओनली आइडिया, the only thing they want is that the younger generation to come there. I am encouraging through your podcast, go to the National Museum, you will see only young people there. I was there 2 weeks ago, I could only see 30-year-olds wanting to be finding out कि ये क्या नई चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगा कि जो जिज्ञासा आज के यूथ में, जो डिज़ाइन से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनमें इतनी जिज्ञासा है। और जितनी नहीं भी है तो उनके जो अध्यापक हैं, उनकी फैकल्टी है, उनकी डीन्स है, वो भेजते हैं, कॉलेजेस भेजते हैं, यहाँ हो के आओ, यहाँ हो के आओ। तो अच्छा लगता है कि जो हमने इतनी मेहनत 1 साल में, मैंने एक्चुअली इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू बिकम अ क्यूरेटर, बिकॉज टेक्निकली आई एम नॉट क्वालिफाइड, बट द गुड थिंग इज आई हैड अ qualified curator with me, but I was able to curate it in my way, and with Fashion Design Council of India team helping me, it was a big support. So I have a small team but very efficient team at FDCI, तो हर काम में मेरी उसमें हेल्प होती है। तो मैं अपने गोल अचीव कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्रीम्स पूरी कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन बहुत ही साउंड है एंड दे विल टेक इंडिया फॉरवर्ड। अच्छा, आप आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो आज की जनरेशन के पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आर यू रेडी? You are making me nervous now, but please go ahead. So this segment we are calling it Style School with Sethi. अरे SSS, ठीक है, फिर तो मैं जरूर पार्ट लूंगा इसमें। ठीक है जी, तो अब सवाल पूछते हैं। पूछिए जी। Hi sir, I'm Snigdha and my question to you is, how can young designers and entrepreneurs engage with platforms like FDCI and KVIC to scale up their businesses nationally or globally? Thank you. So this is a very easy question for me because I'm at the helm, so I better know the answers for this. To scale up the business, first, you know, we have 2 shows. We have a spring summer edition and a winter edition. We have that twice a year. We have many stalls there. Each time 75 stalls are there, and many people decide who apply get a stall over there. If they show their product there, then it's very easy to get a customer because it is considered like a place जहाँ सब आकर, चाहे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर हो, सब आते ही आते हैं वहाँ पर। तो जिनको अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो वह ज़रूर लेंगे।
KVIC का ये है, वो हम स्टूडेंट्स को इतना हेल्प करते हैं, हम कंपटीशन कराते हैं हर साल, और FDCI भी कराती है, और मेरे अब पार्टनर रिलायंस और लैक्मे हैं, तो हम तीनों मिलके भी हम ये कंपटीशन करते हैं। जेन नेक्स्ट का कंपटीशन करते हैं, एक हमारी कंपनी है नेक्सा वो करती है, हम हुंडई का भी बहुत लोगों को प्रोत्साहन करवाते हैं। तो हमारे पास इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं जो उनका एम यही है कि आपके जैसे लोगों को, जिनको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उनको हेल्प करे। बट यू हैव टू बी एक्टिव, you have to find out the details, you have to apply, and if your product is good, if you have it, you will make it. Hello Sunil sir, my name is Ananya and my question to you is, what are the biggest opportunities for the young Indian designers who want to work with handlooms or traditional crafts? Hello Ananya. The good thing is that if you are a design student, then in one of the 4 years that you study there are definitely places where they send you to a cluster. When they send you to the cluster, you work there for 10 days, 15 days, you become a master of that. So if you are sent to Punjab, for example, then you will learn about Phulkari is what they give you. Then you learn the craft of that place and you become an expert on that. My suggestion to you is go and innovate. Go and make this contemporary. Go away from the traditional colors that they are using and use the colors that you would like to wear. Don't make it just a scarf, make it a home furnishing product, make it a bag, make it whatever you wish. So it all, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप क्राफ्ट पे मास्टरी करिए, या टेक्सटाइल जिस एरिया के भी आप करना चाहें उसकी मास्टरी करिए। अगर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है तो आप पहले सारी उसकी चीज़ें सीखिए। आप अगर वो राजस्थान की क्राफ्ट है तो वहाँ जाके सीखिए और फिर उसको डेवलप करें। अगर आपके पास नई नई चीज़ें होंगी तो ज़रूर बिकेंगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हैंडलूम से जुड़ना चाहती हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें मुझे लगता है कि जब आप क्राफ्ट्स और वीवर्स को ऐसे लेके जाएंगी तो आजकल इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि हैंडलूम में सारे, ज़रूरी नहीं हर बच्चा जाना चाहता है, और अगर आप खादी और हैंडलूम का करना चाहती हैं तो इसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप बिल्कुल मत छोड़िए। इसके प्लेटफॉर्म आपको देखेंगे कि पहले कोई, अब ई कॉमर्स देखिए, देर आर सो मेनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स दैट आर सेलिंग ओनली हैंडलूम। तो अगर आप नए हैं, स्टार्टअप हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi Sunil sir, I'm Shalja and my question is, what do international buyers look for when sourcing from India? And how can emerging designers prepare for that level of quality and consistency? Thank you. So, I have been doing the business of international sourcing now for more than 30 years. So, I'm so happy you've asked this question because this is my specialization. So, the first thing is we need to know the requirement of theirs. Normally, the international buyer who comes in will first send you a mood board or tell you what they are looking for that year's range. Fashion is changing so fast that you can't say that the international buyer is looking for one thing. But the good thing is, हमारी इतनी USP है कि इंडिया की कोई ना कोई आइटम उनके बड़े रैक्स में एक जगह तो कहीं ना कहीं हम ले ही सकते हैं, पर वो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो सच बात तो बताऊं तो ये इंटरनेशनल डिज़ाइनर या तो आपको मूड बोर्ड भेजें, आप उससे में बनाएं, या आप वर्ल्ड के ट्रेंड फॉलो करें, कलर फॉलो करें। पर सबसे ज़्यादा तो मुझे आसान ये लगता है कि जब वो इंडिया आते हैं और आपका प्रोडक्ट देखते हैं, और तब उनको पता चलता है कि दिस विल वर्क राइट फॉर देयर स्टोर और नॉट। हम क्या करते हैं, उनको आने से पहले उनको अपने छोटे छोटे स्वॉचेस बेचते हैं। हम स्वॉचेस में नई तरह की एम्ब्रॉयडरी, सरफेस टेक्सचरिंग सब बेचते हैं, तो उनको पता चल जाता है आने से पहले कि ये करना है हमें, एंड दे टिक मार्क व्हाट दे लाइक एंड दे टिक मार्क व्हाट दे डोंट। सो इट इज़ नॉट एन ईजी बिजनेस। आप अपनी फ्रेंड्स की चॉइस नहीं बता सकती जो हर रोज़ बदल जाती हैं फैशन में, तो इंटरनेशनल डिज़ाइनर को भी आप जज नहीं कर सकते, वो हर सीज़न के लिए अलग अलग करते हैं, पर ये चीज़ें वो एडवांस में प्रेपरेशन ज़रूर करते हैं। सुपर। लास्ट क्वेश्चन।
Hi, this is Kalpana from Mumbai. My question for Mr. Sunil Sethi is, do you think that there are still Indian textiles or craft forms that are massively underrated and deserve some sort of Gen Z revival? Yeah, that's my question, sir. So, if you are Gen Z, I must tell you that there are almost every craft and every textile needs a Gen Z revival. So you don't have to look far. You have to go to any region. You have to look to any craft. I will be more than happy if you ever come to Delhi. We will show you many things which needs revival. And there are lots of languishing crafts also. So we need somebody to go. Jinki Puri, there are only 5 families left now in doing that. We only need a Gen Z to go there and see how they can learn that craft and take it forward. And most importantly, I want Gen Z not to just learn the craft. The biggest contribution you can do is to become a consumer of the craft and consumer of the textile. If you will buy, it will give employment to them and we will continue. Otherwise, we are the richest people in craft and textile. I don't need to say it. Everyone knows it. But if we don't continue to buy, if we don't continue to support the weaver, support the handloom, then obviously we will be like the other countries who've lost out and only want to buy from India because that is what really is our selling point. And that is the reason. So I must say, you please continue to support them, continue to buy, and that's the biggest contribution that Gen Z is making because they understand the Indianness and the value and they are proud to wear something Indian. So I really give credit to the younger generation who are responsible for this revival. Sunilji, now it's time for rapid fire. You ready to face the fire? I thought the questions were already rapid fire time. No, the heat is now going to get turned on. तैयार हो जाइए आप. And the name of the segment is Fast and Fashionable. Fast and fashionable. Let me have Yes. our Indian chai first. A sip. Yes. Go for your Indian chai. Cutting chai वाली बात है उसमें. बताइए जी. Okay. Are you ready to go? Yes. Your favorite Indian textile is? Well, I'll tell you, my name is Sunil. And Sunil means as good as clear as the blue sky. And Neel is a color I've been associated with. So for me, indigo is my favorite color, and any textile in indigo color is my favorite. Today I was asked not to wear blue for the camera, so I have unwillingly worn something else, but blue is really my favorite color. Awesome. The handloom craft that deserves global stardom is? Ikat. Because the reason I'm saying this is because Ikat all over the world has been, there are different countries, both, who make their own Ikat. Indonesia makes their own Ikat. Oh. There is a country which was part of the Soviet Union and now they make their own Ikats. So the thing is that when the world is making different kinds of Ikats, because it is a weave and it depends on how good the weaver is. Why I'm saying Ikat is because A, it is contemporary. Second, it's very geometric. And I like that kind of a pattern than floral. So for me, Ikat is very contemporary. I can use it on curtains. You can use it on a placemat, quilts. You can wear beautiful coats and jackets. And I think, so that's my something which, since we must promote more and more of Indian Ikat, and also there are many weavers and many different states who are excelling in this. Great. One Indian state whose craft blows your mind? Craft, I don't have to think because I have exported thousands of crores of craft from that state. And the number one state for me is Uttar Pradesh for this. क्या बात है? I also support Rajasthan. So for me, these two are the states
which are very rich in craft. And I'm not playing favorite. I'm not from any one of these states, but I feel that in my life I have sent their products all over the world and they've been appreciated. Okay, this one is going to be tough. Amitabh Bachchan's bell bottoms or Rajesh Khanna's Guru Kurtas? Which era are you talking about now? We are now in the 70s, the cool 70s. Well, I'll tell you, Amitabh Bachchan's bell bottoms were everyone's favorite, but I was a very young bloke at that time, and it gave me great pride to say, mine is wider than yours. So I remember what I wear now, which is 15 inches or 16 inches. I used to wear 34 to 36 inches bell bottoms. So that is a flair that you were proud of. And even when I wore a bicycle at that time, it would get stuck in the chain, but I had to wear that flair. So Amitabh Bachchan did encourage me that time. When you talk about Rajesh Khanna, most people know him for the Guru Kurta. But for me, it wasn't the Guru Kurta. It was his colored full shirts with dog collars, as it was called. Very, very wide collars. So we had to go to a local tailor all the time to get them stitched because they weren't available ready-made. So I remember all those big round collars. I don't know, I don't possess any of them, but I must tell you one thing. Amitabh, those flares are coming back. If you see, tight jeans are no longer in fashion. People are using flares. People are using flared jeans. So they are coming back. They've come back already. In a different avatar. Big collars. I love to have big collars if my style statement. If you're wearing a jacket, you don't want to wear a tie, you have to have big collars. If they are stiff, it's even better. But you have to have big collars to keep them in place. So both trends at that time have a new idea this time, but they are still in trend. Kya baat hai? One government initiative that you're proud to support? Well, I worked with the Ministry of Textiles on a few initiatives which FDCI really gave their 100% on that. They were very, very successful. Nobody had done it before. It was the age of the digital era. We were not familiar, but fortunately, the government had their own capabilities and we started our own. So the three programs which come to my mind straight away is I Wear Handloom, where whether it was a politician or a film star or a sports person or also me, we all wear our handloom. We were proud to show that. The other is Cotton is Cool. So I think that really is a hit because, in these months, not many people wear smart jackets like you in summers also. But cotton is cool. You wear a good, if it's a cotton product, it will remain cool. So I was very happy about that project. The third initiative was 6 yards. So, sari has been a very important part of the initiatives we have done. FDC has done many initiatives in that. We recently tied up with the Pearl Academy to come up with a book which was launched by the Minister Giriraj ji. And it's only about the evolution of sari and the modern day sari. Another reason I do it because I'm little biased because my daughter is only a textile designer, is only a sari specialist and works only in 2 areas. So 6 yards of sari is what I did as a campaign and everybody had to fill in the blanks. So it said 6 yards of passion, 6 yards of heritage, 6 yards of newness, 6 yards of modernity, 6 yards of tradition. Basically 6 yards of sari was another initiative. Very powerful. I was very happy to be associated with. Not to forget that the Make in India is a government initiative which, even though I had hardly any role to play except a show or something, but Make in India is something that I am most proud of as an initiative. One Indian apparel which you think should make a comeback? Well, I'm very proud of my Bandh Galas.
My designer sent me Bandgalas for Selfridges in London in the year 2000, 2001, and it was a sellout, not too many. I was invited to the Armani Casa opening. When it started, I was representing Armani Casa. I went there for the opening. I was the only Indian there. I was wearing a black Bandgala. And I must tell you, another product that I'm very proud of is the Jodhpur pants. I'm wearing them today. So the Jodhpur pants with the Indian Bandgala makes such a smart outfit for any occasion. So I feel this is something we need to promote. Well, you can wear a Bandgala to any function, to a red tie, you can wear it to a ceremony, you can wear it'll always, and that is the reason that many of the foreign designers, the international designers, have come up with an Indian collection of Bandgala. And they've also used that as inspiration for something there. So I think Indian Bandgala is the first on my list. Fantastic. So that brings us to the end of the rapid fire round. That wasn't very difficult. Yeah, it was easy. So shall I ask you a difficult No, one? don't ask me. Okay. Sunil ji, you have made such a significant contribution to fashion, to craft, to handloom, to textiles. Your experience would help immensely the young minds of India. तो जाते जाते to the young Indians, to the young viewers of this podcast, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली बात तो पूरी पॉडकास्ट देखें, बिकॉज बात ये है उसमें मैंने बहुत चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसमें उनको कुछ समझ आएगी कि भाई अगर आप इफ़ यू आर रीचिंग अ लेवल तो आपने कहाँ से शुरुआत करी है. तो मैंने बताया है कि मुझे पहले 2-3 साल में जो फेलियर हुई, जो मैंने अपना फैमिली बिजनेस कुछ सालों बाद छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे लगा कि मेरी फ्यूचर ये नहीं है. ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और वर्कशॉप का मैंने कुछ साल, पर उन सालों में मैंने अपने फादर से पूरी ट्रेनिंग ली, तो इट प्रिपेयर्ड मी फॉर लाइफ. उसके बाद एक्सपोर्ट जो हमने शुरू में गलत आइटम से करा तो फेलियर मुझे मिले बहुत. तो फेलियर से डरना नहीं है फेलियर से, क्योंकि शुरू में तो जब आप ग्रेजुएट करते हैं पहले 2-4-5 साल यू हैव टू फाइंड योर मोजो. सो दिस इज द वर्ड दैट आई वांट टू टेल देम, यू फाइंड योर मोजो. इफ इट टेक्स एक्सपेरिमेंटेशन in a job, in a new startup, in a business, find your mojo first. And then I am a commerce student. I'm a commerce graduate. I have only excelled in that all my life. I have come from a business family and I became a professional. तो मैं business family 1926 से जो business family रही है, मैं professional बन गया उसमें. I worked for a multinational also for 7 years, a $26 billion company, जिन्होंने मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ली. तो क्या है कि अगर आपको अपना रास्ता जरूर मिल जाएगा, पर आपको उस पाथ पे जरूर जाना है. मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहता जो सारे यूथ को उनके पेरेंट्स बोलते हैं, पर क्या करूं कि मेरे फादर ने मुझे एक ही बात समझाई कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता. तो मैं समझा ही नहीं इसका मतलब. तो मतलब तो ये है कि भाई जब तक कि उस टाइम में नहीं समझा कि जब तक आप काम नहीं ज़्यादा करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो तब तक आपको स्वर्ग मतलब यू वोंट गेट सक्सेस. दिस हैज बीन माय मोटो ऑफ लाइफ. आई हैव वन मोर थिंग. आई सॉ केविन कॉस्टनर मूवी which is called The Field of Dreams. In that it says the hero has a voice from the sky who says he wanted to make a baseball field behind his home. आवाज आई उसको ऊपर से, if you make it they will come. तो उसने बना दी बेसबॉल और वो या चमक गई, वो इतना ज्यादा उसमें रश हुआ और वो सुपर सक्सेस हो गया.
तो मेरे एक बायर ने, इंटरनेशनल बायर ने मुझे ये कहानी बताई, तो उस इफ़ यू मेक इट दे विल कम। तो मैंने ज़िंदगी में दूसरा रूल जो अप्लाई करा वो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि आई मेड माई प्रोडक्ट्स एंड आई मेड अ लाइन फॉर माई सेल्फ एंड आई सेड इफ़ यू मेक इट, you have to first have something. हवा में बातें, ड्रीम करना। आपकी पॉडकास्ट का शरद जी नाम बहुत अच्छा है, क्या नाम है? ग्रोथ, ड्रीम्स और ग्रोथ, ड्रीम और पैशन। जी। और मेरी लाइफ में सबसे पहले ड्रीम करना है, फिर पैशन होना चाहिए, फिर ग्रोथ मिलेगी। क्या बात तो है। माई लेसन टू एवरीबडी इज you will only get the growth and success if you dream and then you put your passion into it. So all the three things I have said, अगर कोई ध्यान करेगा तो I don't think success will elude anyone. I am sure. And also the younger generation is smarter and has many more opportunities than I did. So I feel that they'll make it this way or the other. I think they will succeed for sure. Just follow your path, experiment, because when you are young, nobody judges you. Everybody judges me now today. If I make one wrong move, everybody will judge me. If I make wrong one product development later, they will say it's not good enough. How come you are doing this? If I do one show which is not up to an international level. But when you are young, you can experiment, you can fly. It's a time for you to fly and nobody will pull you down because you can do anything you want. If they judge you, you have an excuse. I'm just a 20-year-old person. I'm just a 25-year-old person. So parents, relatives, friends, everybody excuses you if you are young and you are experimenting. But अगर आप सिर्फ बातें ही करोगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने दिमाग में बनाओगे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं करोगे, उनकी वहाँ फील्ड में जाकर R&D नहीं करोगे, तो फिर वो ड्रीम ही रहेगी, तो आपका पैशन किसी काम का नहीं होगा। तो मेरे विचार से जो आपका टाइटल है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, बट आई वुड लाइक टू से दैट you should dream big, have the intense passion that I have always had in my life, and then growth will come naturally. क्या बात है सुनील जी, आज आपके साथ ये पॉडकास्ट करने में इतना मजा आया बिकॉज उसमें इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशंस थी और सबसे बड़ी बात इतनी कूलनेस थी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना टाइम लगाया। मुझे सिर्फ ये नर्वसनेस है, मुझे पता नहीं कि ये यंगर ऑडियंस को जाएगा, ये गवर्नमेंट के उस पे जाएगा, तो मैं ज़रा कंट्रोल्ड रहा। पैशन तो कंट्रोल नहीं कर पाया अपना इंटरव्यू में, पर ये थोड़ा कंट्रोल्ड हो पाया और मैं इतना हंसा नहीं सका। नहीं तो आई एम समबडी जिसके साथ बैठ के आप हर 5-5 मिनट बाद हंसेंगे। नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया। द ऑडियंस आई एम श्योर विल एंजॉय दिस। और मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में आप पॉडकास्टर बनने वाले हैं। Thank you. I wear so many hats. I'm happy. I'm trying to remove the hats. I'm on the way to quit many of the positions I have. So I'm not looking for anything. I think I've done what I've set out to be in my life. Not many people can say this, but I feel that I have achieved a lot. I have achieved what I dreamt of, and much more than that. I have got more recognition because I was supported by so many people. When you are in a council, my board of governors supported me. When you are doing fashion weeks, then all my fashion designers I have, you believe me, hundreds of them support me. And you know, if the younger ones look up to me, a lot of the other ones are my friends. I have gained the government, I must say, मैं इतने साल पहले के भी जो secretaries हैं या bureaucrats हैं, I'm still in touch with them because they have helped me. A lot of them gave me positions in NIFT. They gave me a position in HHEC. They gave me position as different positions have been given to me by the people in the government. So the only thing is, when somebody trusts you,
then these things come naturally. So I've been fortunate. People have given me opportunities, and I would like to do that. And the happiest thing, the reason I'm so happy and fulfilled now is because my family always stood by me. My parents always encouraged me. I must say, my wife is so patient to let me go ahead and pursue my dreams and work 18 hours a day and not complain as much as others. And also my daughter, who kind of works with me in the same kind of aesthetics, and I feel proud that we share similar tastes now. My next adventure has been architecture. We have not talked about it. I am building in Delhi. I've had no time to build my house. I have no time to build a second home in Goa. I'm doing all these things, and my family is participating with me. So I think that is giving me the biggest joy now. So please, Mr. Sharath, do not thrust on me and say that I will be a good broadcaster, because nobody can be better than you are. Sir, you're a fortunate man, and we are fortunate to have you on the GDP podcast. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.